शुरू करते हैं। फिजिक्स में अपना लोग थे। फिजिक्स में आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है रंग। रंग देखिए, तो पहला प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग कितने कौन कौन है? प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। RGB, याद है RGB क्या है? तो प्राथमिक रंग है RGB। R मतलब रेड, G मतलब ब्लू, और जबकि G मतलब ग्रीन। आगे रंगीन टीवी, याद रखिए रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला का ही प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक टीवी में प्राथमिक टीवी कहते हैं, रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये द्वितीयक रंग YMC यानी येलो, मैजेंटा और काइन, ये क्या है? तो द्वितीयक रंग है। याद रखिएगा, Y मतलब येलो, M मतलब मैजेंटा, जबकि C मतलब काइन, ये क्या है? तो द्वितीयक रंग है। आगे जब दो प्राथमिक रंग को मिलाया जाता है तब द्वितीयक रंग प्राप्त होता है। जब दो प्राथमिक रंग को मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग मिलता है। जैसे कि R को G से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? येलो। R को G में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? येलो। जबकि रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा, और ग्रीन और ब्लू को मिला देंगे तो काइन। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। RGB क्या है? तो प्राथमिक रंग है। YMC क्या है? तो द्वितीयक रंग है। तो येलो का निर्माण कैसे होगा? तो रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो येलो का निर्माण, जबकि मैजेंटा का निर्माण, रेड और ब्लू को मिलाएंगे तो मैजेंटा का निर्माण, जबकि काइन का निर्माण, ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो काइन का निर्माण। आगे अब ये पूरक रंग, जिन दो रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होता है उसे पूरक रंग कहते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखें, जिन दो रंगों को मिलाने से सफ़ेद रंग प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? पूरक रंग कहेंगे। जैसे कि रेड का पूरक रंग काइन, रेड को काइन में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाइट रंग, सफ़ेद रंग। जबकि ग्रीन को मैजेंटा में मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सफ़ेद रंग। और ब्लू को येलो से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सफ़ेद रंग। याद रखिए, RGB को रेड को काइन से मिलाएंगे तो सफ़ेद, ग्रीन को मैजेंटा से मिलाएंगे तो सफ़ेद, जबकि ब्लू को येलो से मिलाएंगे तो सफ़ेद मिलेगा। ये क्या है? तो पूरक रंग है। आगे जब प्राथमिक रंग रेड, ग्रीन और ब्लू को मिलाया जाता है तो श्वेत रंग मिलता है, और प्राथमिक रंग को भी मिलाएंगे तीनों को तो सफ़ेद रंग ही मिलेगा। आगे जब किसी सफ़ेद पर्दा पर लाल प्रकाश एवं हरा प्रकाश एक साथ आच्छादित हो तब पर्दे का रंग पीला दिखाई देता है। याद रखिएगा, जब किसी पर्दे पर लाल प्रकाश एवं हरा प्रकाश एक साथ आच्छादित होता है तो पर्दा कैसा दिखता है? पीला। आगे बढ़िए, यदि किसी कमरे में एक साथ लाल, हरा और नीला बल्ब जलाया जाए तो कमरे का रंग सफ़ेद हो जाएगा। ऑटोमेटिक है, यानी नीला यानी प्राथमिक रंग जब भी जलेगा लगेगा तो क्या होगा? सफ़ेद रंग होगा। आगे अन्य बात ये, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है तो उस वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? 19.6 न्यूटन। ध्यान से फिर से सुनिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 kg है तो उस वस्तु का भार पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? 19.6 न्यूटन। हाँ, भार चेंज, द्रव्यमान नो चेंज। भार कर लेते हम भार है यहाँ, याद रखिए। यहाँ देखिए W बराबर क्या होता है? सॉरी, हाँ, W बराबर क्या? mg। m क्या है? तो द्रव्यमान उसका 2 है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान कितना है? 9.8। तो गुना करेंगे तो याद रखिएगा, तो 19.6 न्यूटन क्या है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 2 kg है तो उसका भार क्या हो जाएगा? 19.6। 19.6 क्या हो जाएगा? तो उसका भार हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि किसी लड़का का द्रव्यमान, यहाँ देखिए भी क्वेश्चन याद रखिए, यदि किसी लड़का का द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 kg है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? 60 kg रहेगा। द्रव्यमान नो चेंज, द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं, याद रखिएगा। आगे यदि किसी लड़का का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पे उसका भार कितना होगा? तो 10 kg ऑटोमेटिक है। चंद्रमा पे पृथ्वी का भार का 1/10 होता है, 1/6 होता है। तो जैसे ही 60 kg है तो 60 गुने 1/6 तो 10। याद रखेगा। आगे भार एवं बल दोनों का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। याद रखिएगा, भार एवं बल दोनों का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, एवं बीमा इसका MLT-2 होता है। आगे आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है तथा बीमा T-1 होता है।
याद रखिए आवृत्ति का ऐसा मतलब क्या होता है हर्ट्ज, लेकिन बीमा इसका T-1। आगे आवर्त काल का ऐसा मात्रक सेकंड होता है तथा बीमा T होता है। आवर्त काल का ऐसा मात्रक क्या होता है सेकंड होता है, जबकि बीमा क्या होता है T होता है। आगे आयोडीन अधातु है जो चमकदार होता है। याद रखिए आयोडीन क्या है अधातु हुए भी चमकदार है। आगे अब आइए ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है। एकमात्र धातु पारा एकमात्र धातु पारा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि एकमात्र अधातु ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। आगे मानव मस्तिष्क का वजन 1200 से 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना 1200 से 14 ग्राम होता है। यदि किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या r हो तो उसकी फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है। याद रखिएगा यदि किसी गोलीय दर्पण की त्रिज्या r हो तो उसकी फोकस दूरी f बराबर r/2 होता है। आगे यदि 3 प्रतिरोध यानी 3 ओम 6 ओम 9 ओम समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो समानांतर क्रम में तो 1/r = 1/r1 1/r2 1/r3, तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो 11/8 निकलेगा। यानी r तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा 18/r 11 18/11 1/r बराबर 11/18 तो r बराबर 18/11। आगे हाँ ये सब न्यूमेरिकल है बन जाएगा। हाँ आगे अगला टॉपिक है वस्तु का रंग। वस्तु क्या है तो रंगीन वस्तु, सफ़ेद वस्तु और काली वस्तु, ये तीनों को पढ़ना है। किसी वस्तु का रंग इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु किस प्रकार का रंग को परावर्तित करता है। आगे यदि वस्तु लाल प्रकाश को परावर्तित करती है तो वस्तु लाल दिखाई पड़ेगी, और यदि वस्तु किसी भी रंग का परावर्तन नहीं करता है तो वो काला दिखाएगा। आगे अब ये रंगीन वस्तु होता क्या तो लाल हरा पीला वस्तु इत्यादि क्या तो ये रंगीन वस्तु हैं। लाल वस्तु की खास विशेषता यह है कि याद रखिए भी क्वेश्चन याद रखिएगा, लाल वस्तु की खास विशेषता यह है कि यह वस्तु काला प्रकाश को परावर्तित कर देता है, काला प्रकाश को परावर्तित कर देता है तथा अन्य सभी रंगों को जो है अवशोषित कर लेता है। याद रखिएगा लाल वस्तु की खास विशेषता क्या है तो यह जो है काला प्रकाश को जो है परावर्तित कर देता है, बाकी सभी को अवशोषित कर लेता है। क्वेश्चन याद रखिएगा। आगे जब लाल गुलाब के फूल को सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो यह कैसा दिखेगा लाल दिखेगा। आगे जब लाल गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखा जाता है तो वह काला दिखता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, जब लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाएगा तो कैसा दिखेगा काला दिखेगा। आगे अब ये सफ़ेद वस्तु खास विशेषता यह है कि यह वस्तु प्रकाश के किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करता है। याद रखिएगा सफ़ेद वस्तु क्या है खास विशेषता यह है कि वस्तु प्रकाश के किसी भी रंग को अवशोषित नहीं करता है, यह सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। सफ़ेद वस्तु क्या करता है सभी रंगों को परावर्तित कर देता है। नोट है सफ़ेद वस्तु को प्रकाश के जिस रंग में देखा जाए वही रंग की वह वस्तु दिखाई पड़ती है। सफ़ेद वस्तु को हम जिस रंग में देखेंगे उसी रंग में वो दिखेगा। आगे सफ़ेद गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखने पर हरा दिखाई देता है, हरा ही देखेगा। आगे जब सफ़ेद गुलाब याद रखिएगा जब सफ़ेद गुलाब के फूल को सूर्य के प्रकाश में देखा जाता है तो वह सफ़ेद दिखेगा। आगे अब ये अगला है काला वस्तु। काला वस्तु क्या है तो काली वस्तु की खास विशेषता यह है कि वस्तु प्रकाश की सभी रंग को अवशोषित कर लेता है और यह किसी रंग को परावर्तित नहीं करता है। आगे नोट है काली वस्तु को किसी भी प्रकाश में देखने पर यह काला ही दिखाई देता है। आगे जब काली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वो काला ही दिखाई देता है, क्योंकि सभी रंगों को वो अवशोषित कर लेता है। अन्य बातें सेल्सियस पैमाने पे मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट पैमाने पे 98.4 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन पैमाने पे 310 केल्विन होता है। आगे पानी का घनत्व
याद रखिएगा, पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जबकि आयतन सबसे कम होता है। पारा का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। सॉरी, याद रखिएगा, पारा का घनत्व कितना होता है, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर घन होता है। जबकि सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है। आगे है 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में 1 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन होता है। जबकि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि जो निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। आगे, कोणीय वेग का ऐसा मात्रा क्या है? रेडियन। याद रखिए, कल ही पढ़े थे। कोणीय वेग का मान क्या होता है? रेडियन होता है। जबकि कोणीय लरण का ऐसा मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। सॉरी, कोणीय त्वरण का, लरण बोल रहे हैं, कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है? रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये भी याद रखिएगा, कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक क्या? रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। आगे, कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का ऐसा मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। जबकि आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? पुतली करता है। पुतली। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है? पुतली के द्वारा किया जाता है। आगे, अब ये अगला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग, जबकि विक्षेपण का अर्थ टूटना। आगे, जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म होकर गुजरती है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। आगे, बैंगनी प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है तथा लाल प्रकाश का सबसे कम होता है। प्रिज्म या ग्लास या कांच में बैंगनी प्रकाश का चाल सबसे कम होता है, जबकि लाल प्रकाश का सबसे अधिक होता है। नोट, बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है, जबकि चाल कम होता है और विचलन अधिक होता है। बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है, जबकि चाल कम और विचलन अधिक होता है। जबकि लाल प्रकाश का अपवर्तनांक कम, चाल अधिक और विचलन कम होता है। याद रखिएगा। आगे, प्रिज्म में बैंगनी प्रकाश का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस कारण प्रिज्म में बैंगनी प्रकाश की चाल कम होती है, अतः विचलन अधिक होता है। याद रखिएगा, प्रिज्म में बैंगनी प्रकाश की अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस कारण प्रिज्म में बैंगनी प्रकाश की चाल कम होती है, अतः विचलन अधिक होता है। आगे, प्रिज्म में लाल प्रकाश की अपवर्तनांक कम होती है। प्रिज्म में लाल प्रकाश की अपवर्तनांक कम होता है, जिस कारण प्रिज्म में लाल प्रकाश का चाल अधिक होता है एवं विचलन कम होता है। आगे, नोट है, वायु या निर्वात में प्रकाश की सभी रंगों का चाल बराबर होता है, अर्थात बैंगनी एवं लाल प्रकाश की चाल वायु या निर्वात में बराबर ही होता है। वायु या निर्वात में सभी का प्रकाश समान होता है, जब माध्यम में जाएगा तभी वो बदलेगा। आगे, वायु या निर्वात को छोड़कर जैसे पानी, कांच इत्यादि में बैंगनी प्रकाश का चाल सबसे कम हो जाता है, जबकि लाल प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। आगे, अगला टॉपिक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष का निर्माण बरसात के मौसम में होता है। इंद्रधनुष का निर्माण बरसात के मौसम में होता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में निर्माण होता है। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, जो अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी का होता है। आगे, तो इंद्रधनुष 2 प्रकार के, एक प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में लाल रंग अंदर की ओर होता है। याद रखिएगा। आगे, दोनों में ग्रीन बीच में ही रहेगा, हमेशा दोनों में ग्रीन बीच में। इंद्रधनुष के मध्य का रंग हरा होता है, जबकि इंद्रधनुष के निर्माण में होने वाली घटनाएं निम्नलिखित है, जैसे अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए, प्राथमिक इंद्रधनुष बनता कैसे है? तो वैसा इंद्रधनुष जिसमें अंदर का रंग बैंगनी एवं बाहर का रंग
लाल हो उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष के घटना का क्रम, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष निर्माण कैसे होगा, तो प्रकाश का पहले अपवर्तन होगा, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, उसके बाद फिर से परावर्तन होगा, तो ये क्या होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। पहले अपवर्तन, हाँ, पहले अपवर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसके बाद फिर परावर्तन, सॉरी अपवर्तन, परावर्तन होता है। नहीं अपवर्तन, 2 बार अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पहले अपवर्तन फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर उसके बाद अपवर्तन, तो क्या कौन सा बनेगा ये, प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग, हरा रंग, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में देखिए, द्वितीयक इंद्रधनुष में वैसा इंद्रधनुष जिसमें बाहर का रंग बैंगनी एवं अंदर का रंग लाल होता है उसे क्या कहेंगे, द्वितीयक इंद्रधनुष कहेंगे। द्वितीयक इंद्रधनुष की घटना क्या है, तो पहले अपवर्तन है, फिर उसके बाद पूर्णांतरिक परावर्तन है, फिर एक बार और पूर्णांतरिक परावर्तन, उसके बाद लास्ट में अपवर्तन होगा। 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन, तो ये कैसी इंद्रधनुष बनेगा, द्वितीयक इंद्रधनुष बनेगा। आगे, अब प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण में 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार क्या है, सॉरी, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो है 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। परावर्तन नहीं, अपवर्तन, 2 बार पूर्णांतरिक परिवर्तन और 2 बार अपवर्तन होगा, तो वो कौन सा होगा, द्वितीयक इंद्रधनुष, जबकि 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन तो वो प्राथमिक इंद्रधनुष। आगे, हाँ, इसमें 4 बार, 2 बार। आगे, अब आइए प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरती है तब वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण के धूल द्वारा सभी दिशाओं में फैल यानी विस्तृत हो जाता है, उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, जिसे जिसके निम्नलिखित उदाहरण है। प्रकाश के प्रकीर्णन के निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे आकाश का रंग नीला दिखना। आकाश का रंग नीला किसका उदाहरण है, प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या है, आकाश का रंग नीला दिखता है, जबकि टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। और उगता हुआ सूर्य एवं डूबता हुआ सूर्य लाल भी जो है प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है, बताते हैं। समुद्र के पानी, याद रखिए पहले, लाल सूर्य का उगता हुआ सूर्य और डूबता हुआ सूर्य लाल प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है, जबकि समुद्र में पानी का नीला दिखना भी प्रकीर्णन के कारण होता है। खतरे का निशान लाल होता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह दूर तक दिखता है, जबकि अंतरिक्ष या चांद की सतह पे आकाश का रंग काला दिखता है क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। अब जो बोले आप सूर्य का शाम में और सुबह में दिखना लाल जो है अपवर्तन कहते, वो अपवर्तन नहीं, यानी 2 मिनट पहले दिखना, अपने वास्तविक जगह से जो थोड़ा ऊपर दिखना, वो है अपवर्तन की घटना। चिपटा हुआ दिखना या उठा हुआ दिखना, वो होगा अपवर्तन की घटना, जबकि लाल दिखना प्रकीर्णन के कारण। आगे, अब आइए प्रकीर्णन संबंधित रेले का नियम। याद रखिए भी क्वेश्चन, प्रकीर्णन सिद्धांत किसने दिया था, रेले ने। रेले के नियम के अनुसार प्रकाश का प्रकीर्णन उसके तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। ऑटोमेटिक है, जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। आगे, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, जबकि जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। जैसे कि लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो उसका प्रकीर्णन कम होगा, जबकि बैंगनी का तरंगदैर्घ्य अधिक है तो उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। आगे, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है, वो बताई दिए, जिस प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम होता है उसका प्रकीर्णन अधिक होता है। जैसे कि बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कम है इसीलिए उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आगे, अब देखिए अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब यह अपने मूल रास्ता से विचलित हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का निम्नलिखित उदाहरण है, जैसे तारे का टिमटिमाना। जल में पड़ी मछली अपने वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखना, ये किसका घटना है, अपवर्तन की घटना है। जबकि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छत टेढ़ी दिखना, ये भी किसका है, अपवर्तन की घटना है। जबकि वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखाई देना एवं वास्तविक सूर्योदय के बाद
वास्तविक सूर्योदय के बाद 2 मिनट तक सूर्य का दिखाई देना, ये क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन के ही घटना है, या चिपटा हुआ दिखना, ये भी सब याद रखेगा। लेकिन जब ये लाल प्रकाश दिखे तो किसका घटना? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के घटना। आगे अब ये मानव नेत्र, अच्छा क्वेश्चन है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम सीमा कितनी है? 25 सेंटीमीटर है, जबकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आगे, मनुष्य की आंख सामान्य नेत्र की होती है क्योंकि इसमें प्रत्येक नेत्र में एक कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस। आंख कौन सा लेंस के भांति काम करता है? उत्तल लेंस के भांति। आगे, चींटी, मक्खी, तिलचट्टा एवं ऑर्थोपोडा है जिसके प्रत्येक नेत्र में कई छोटे छोटे लेंस होते हैं, इसीलिए इनकी आंखें संयुक्त आंखें होती है, और संयुक्त आंखें होने के कारण चीनी का दाना से फुटबॉल नजर आता है। उन लोग के आंख में छोटा छोटा बहुत सारा उत्तल लेंस रहता है। आगे, फुटबॉल देखता हूँ। अब आइए, मनुष्य की नेत्र गोलाकार होता है जिसका आकार यानी व्यास 25 मिलीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन याद रखिए। नेत्र यानी सामान्य मनुष्य के नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर। आगे, सामान्य नेत्र की औसत फोकस दूरी 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होता है, या 2 सेंटीमीटर दे या 2.5 सेंटीमीटर है। याद रखिए, फोकस दूरी, सामान्य नेत्र की फोकस दूरी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। आगे, 2 से 2.5। अब ये आंख का भाग में, आंख का भाग, पहला भाग कॉर्निया। ये कॉर्निया क्या है? यह नेत्र की सबसे बाहरी परत है जो पारदर्शी होती है। कॉर्निया कैसी होती है? पारदर्शी होती है। नेत्र दान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। आगे, दूसरा भाग है आंख का आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन परत होता है। आइरिस क्या है? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन परत होता है। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को आइरिस कहते हैं, जबकि आइरिस जो है अपारदर्शी है। आइरिस क्या है? अपारदर्शी है। आगे, आइरिस के मध्य में, याद रखिए, आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है, उसे पुतली कहते हैं। आइरिस के मध्य में जो है एक छिद्र होता है, उसे क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसी पुतली के द्वारा प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। याद रखिएगा। आगे, पुतली के द्वारा आंख में प्रकाश का नियंत्रण किया जाता है। अगर पुतली ऑप्शन में न दिया हो तो आइरिस को टिक लगाना है। यानी आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करेगा? तो पुतली। अगर पुतली न रहे तो आइरिस पे टिक लगाना है। आगे, आंखों का रंग आइरिस पर ही निर्भर करता है। आंखों का रंग आइरिस पर ही निर्भर करता है। आगे, अब ये अगला टॉपिक है लेंस। मानव के प्रत्येक नेत्र में मांसपेशी की बनी एक उत्तल लेंस लगी होती है। मांसपेशी की बनी उत्तल लेंस होती है। यह लेंस सिलियरी मसल्स द्वारा जुड़ी होती है। याद रखिए, यह लेंस जो किससे जुड़ा होता है? सिलियरी मसल से जुड़ी होती है। लेंस के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है आंख पे कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जो दिमाग का नेचर है, जो उसको सीधा करके अपने लोग समझ जाते हैं। याद रखिए, वास्तविक एवं उल्टा, क्वेश्चन याद रखिएगा, वास्तविक एवं उल्टा। इस उल्टे प्रतिबिंब को हमारा मस्तिष्क सीधा कर देता है। इस उल्टे तस्वीर को जो है हमारा मस्तिष्क सीधा कर लेता है। आगे चलिए, अगला टॉपिक है पारदर्शी। यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से पानी के अंदर से बाहरी दुनिया को देखा जा सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। एक मिनट, गलत टॉपिक था। परिदृश्य। परिदृश्य क्या है? चलिए, यह एक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से पानी के अंदर से बाहरी दुनिया को देखा जाता है। उसे क्या कहते हैं? परिदृश्य कहा जाता है। इसका उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। परिदृश्य का उपयोग कहाँ करते हैं? पनडुब्बी में करते हैं। जबकि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर परिदृश्य काम करता है। प्रकाश के किस नियम पे? याद, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। परिदृश्य किस पे निर्भर करता है? प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करता है।
परिदृश्य बनने, अच्छा क्वेश्चन है, परिदृश्य बनने में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परिदृश्य बनने में किसका किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नोट है, समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होता है। याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ही अनंत होता है। आगे एक क्वेश्चन याद रखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अनंत होता है। आगे, समतल दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण के द्वारा बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर आकार का होता है और यह प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वस्तु के बराबर बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। आगे अगला टॉपिक है मिरर। मिरर यानी दर्पण। यह एक अपारदर्शी पदार्थ होता है। इसमें एक सतह अत्यधिक चिकना होता है तथा दूसरे सतह कलाई यानी रंगा हुआ होता है, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें जो किससे रंगा होता है? कलाई किया रहता है, सिल्वर नाइट्रेट से कलाई किया रहता है। आगे, समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। याद रखिए, समतल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब बनता है। जबकि उत्तल दर्पण के द्वारा हमेशा नहीं, वो भी आभासी बनाएगा। उत्तल दर्पण के द्वारा भी जो है हमेशा आभासी ही प्रतिबिंब बनाया जाता है, जबकि अवतल दर्पण के द्वारा आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाया जाता है। अवतल के द्वारा, याद रखिएगा। वास्तविक उल्टा है नहीं, बताते हैं। सही है। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब दोनों बनता है, जबकि उत्तल और समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे समतल दर्पण को पढ़िए। समतल दर्पण की परावर्तक सतह बिल्कुल सपाट होता है। समतल दर्पण का जो पीछे वाला परावर्तक सतह क्या होता है? सपाट होता है। समतल दर्पण की फोकस एवं वक्रता त्रिज्या दोनों ही क्या होता है? अब ये पढ़े अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अनंत होता है। आगे, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा, अभी पढ़े, आभासी होता है और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अभी ऊपर में ही पढ़े थे। आगे, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा को देखने में, परिदृश्य बनाने में किया जाता है। आगे नोट है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है तब उसके, अच्छा क्वेश्चन है, उसके अनंत प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है तब उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। आगे, जब किसी वस्तु को दो लंबवत समतल दर्पण के मध्य रखा जाता है तब तीन प्रतिबिंब बनता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। जब किसी वस्तु को दो लंबवत दर्पण के मध्य रखा जाता है तो कितने प्रतिबिंब बनता है? तीन प्रतिबिंब बनता है। आगे अब आइए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण के परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अवतल दर्पण का कैसा होता है? तो अंदर की तरफ धंसा होता है। याद रखिएगा, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होगा? धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ। जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों ही ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? दोनों ऋणात्मक होती है। आगे, अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। अभी ऊपर ही पढ़े हैं। अवतल दर्पण के द्वारा क्या है? आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस के अंदर होता है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस के अंदर होता है तब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। आगे अगला है, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस के बाहर हो तब प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है और यह प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रहता है। अब भाई अगला टॉपिक है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? तो दाढ़ी बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि डॉक्टर के द्वारा
रोगी के कान, नाक इत्यादि देखने में ही अवतल दर्पण का उपयोग, जबकि गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का हेडलाइट देखे ना गाड़ी के हेडलाइट ना रहे अब बॉल बीच में लागल है, देखिए धंसा हुआ भाग है। आगे आगे अगला है सोलर कुकर में। सोलर कुकर में भी किसका? अवतल दर्पण का, जबकि टॉर्च में भी देखते हैं टॉर्च ना रहे, बॉल में लागल है तो धंसा हुआ भाग है, देखिए अवतल दर्पण है। आगे अब आइए उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा हुआ होता है, यानी ये इधर से देखिए उत्तल दर्पण है। आगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है? पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल दर्पण का निगेटिव होता है दोनों, जबकि समतल दर्पण का अनंत होता है। याद रखें तीनों टॉपिक में से एगो ना एगो क्वेश्चन टकराएगा। आगे उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा होता है। देखबे करते गाड़ी के साइड मिरर में रहता है, सीधा सीधा दिखता है, लेकिन बहुत गाड़ी रहे लेकिन सब गाड़ी दिख जाए, साइड मिरर में उपयोग करते हैं। चलिए उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए गाड़ी के साइड मिरर में, जबकि स्ट्रीट लाइट में भी जो है, स्ट्रीट लाइट में भी जो किसका? उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। नोट, यदि चेहरे को दर्पण के काफी समीप रखा जाए तब यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। अगर छोटा दिखे तो उत्तल दर्पण, बड़ा दिखे तो अवतल दर्पण। आगे अगला टॉपिक है लेंस। दर्पण खत्म। यह एक पारदर्शी पदार्थ होता है। यह एक पारदर्शी पदार्थ है जिसमें एक सतह या दोनों सतह गोलीय होता है। यानी लेंस क्या? पारदर्शी पदार्थ है जिसका एक सतह या दोनों सतह क्या होता है? गोलीय होता है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। लेंस के, अच्छा क्वेश्चन है, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखें। लेंस के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र होकर गुजरती है तब उसमें विचलन नहीं होता है। जब प्रकाश की किरणें प्रकाशीय केंद्र होकर गुजरता है तो क्या होता है? विचलन नहीं होता है। आगे लेंस में दो मुख्य फोकस होता है, एक F1 और दूसरा F2। ये भी क्वेश्चन याद रखिए। लेंस में कितने फोकस होता है? दो। लेंस में कितना फोकस? दो। आगे उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। यहाँ ये देखिए उत्तल बना रहा है, उधर दर्पण में कौन था? समझ गया। याद रखिए अवतल उधर बनाएगा, हाँ दर्पण में अवतल दोनों बनाएगा, यानी आभासी और वास्तविक। जबकि यहाँ उत्तल लेंस में उत्तल। आगे तो याद रखिएगा उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल लेंस के द्वारा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस द्वारा यहाँ लेंस छोटा बनाएगा, जबकि वहाँ बड़ा बनाएगा। अपोजिट हो जाता है, वहाँ उत्तल दर्पण में और लेंस में उल्टा। आगे उत्तल लेंस के द्वारा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब लेंस की क्षमता। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता के नाम से जानते हैं, जब इसे P द्वारा निरूपित किया जाता है। P बराबर 1/f। ये भी याद रखिएगा, P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। जबकि लेंस की फोकस दूरी मीटर में होती है। याद रखिएगा लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तब लेंस की क्षमता डायोप्टर में होता है। मीटर में जब होगा तो लेंस की वो मापा जाएगा। याद रखिएगा तो लेंस की क्षमता अगर मीटर में तो वो क्या कहलाएगा? डायोप्टर कहलाएगा। आगे हाँ तो याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए उत्तल लेंस का वक्रता के उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यहाँ उत्तल लेंस पॉजिटिव होगा और अवतल लेंस यहाँ निगेटिव हो जाएगा। तो वहाँ भी तो वही था ना, निगेटिव तो अवतल लेंस था। निगेटिव पॉजिटिव में दोनों सेम ही है, लेकिन वो प्रतिबिंब बनाने में उल्टा हो जाता है। आगे अब आइए, जब लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्या करेंगे? उसे 100 से भाग करके मीटर में लाएंगे, तभी डायोप्टर में आंसर निकाल पाएंगे। यानी जब लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो 100 से भाग करके मीटर में बदल ले, फिर लेंस की क्षमता ज्ञात करें। आगे अगला टॉपिक है, यदि किसी नहीं वो तो न्यूमेरिकल टाइप में है। चलिए
अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे। हाँ ऑब्जेक्टिव टाइप में ही पूछा जाता है। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। आगे, सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धन कांच कहते हैं। याद रखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी को क्या कहते हैं? आवर्धन कांच कहते हैं। जबकि उत्तल लेंस में आइए, अवतल लेंस खत्म, उत्तल लेंस में आइए। यह लेंस बीच में मोटा होता है। याद रखिएगा, यह लेंस बीच में मोटा होता है तथा दोनों किनारे पतला होता है। उत्तल लेंस को अब अच्छा क्वेश्चन है। अब क्या है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। जबकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों क्या होती है? धनात्मक होती है। अभी पढ़े हम। उत्तल लेंस की अभिसारी में एकत्रित देना है। हाँ, फैला देना। उत्तल लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता क्या होता है? दोनों तो पॉजिटिव होता है, यानी धनात्मक होता है। नोट है, जब लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी 4 गुनी हो जाती है तथा क्षमता जो है 1/4 हो जाता है। क्या कर रहा है? 1 मिनट। जब लेंस की अपवर्तनांक 1.5 हो, उसे पानी में डुबाया जाता है तो उसका फोकस दूरी 4 गुना हो जाता है तथा क्षमता जो है 1/4 हो जाता है। यानी अपवर्तनांक 1.5 है, ठीक है। अगर उसे पानी में हम डुबाएंगे तो उसका फोकस 4 गुना हो जाएगा, जबकि उसका क्षमता 1/4 हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल टाइप है, बना के देखिएगा। आगे, उत्तल लेंस के द्वारा वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस की वस्तु को यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस के अंदर रखा जाता है तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस के अंदर रखा जाता है तब प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। आगे, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस से बाहर रखा जाता है तब प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्या कर रहा है? जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस के बाहर रखा जाता है तब प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। आगे, अब ये अवतल लेंस, वो परिचय था। अब ये अवतल लेंस में क्या है? तो यह लेंस बीच में क्या होता है? पतला होता है, जबकि दोनों किनारे मोटा होता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से जानते हैं, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों निगेटिव होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता क्या होता है? दोनों निगेटिव होता है। उत्तल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ये भी याद रखिएगा, अवतल लेंस के द्वारा हमेशा आभासी, सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। नोट, निकट दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस दोष के उपचार के लिए किसका उपयोग करेंगे? अवतल लेंस का। अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कारण इसमें क्या होता है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना कौन सी बीमारी को देगा? तो निकट दृष्टि दोष को जन्म देगा। दूसरा है दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, यानी इसमें दूर की वस्तु दिखाई देता है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कारण इसमें क्या है? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना क्या? तो दूर दृष्टि दोष का कारण है। आगे, अब ये जरा दृष्टि दोष। इस दोष में नेत्र एवं क्या है? निकट एवं दूर दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती है। यानी जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर की दोनों की वस्तु दिखाई नहीं देती है। उपचार क्या है? तो इस दोष के उपचार के लिए बाइफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है। कारण इसमें क्या है? तो यह रोग प्रायः बूढ़े लोगों में होता है, क्योंकि बूढ़ा होने के कारण इलास्टिसिटी जो है उसमें कम हो जाता है। बूढ़ा होने के कारण इलास्टिसिटी कम हो जाता है। आगे, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। जबकि नोट क्या कर रहा है? मानव नेत्र गोलाकार होता है, जिसका भी बताएं, जिसका आकार कितना होता है? 25, जिसका व्यास कितना होता है? 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर। आगे,
यह भी याद रखें कि मानव नेत्र की फोकस दूरी f बराबर 2 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर तक होता है। हाँ वही बात है। इस तरह मेरा जनरल फिजिक्स यहीं ख़त्म होता है। अब चलिए मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म में कर देते हैं, आधुनिक फिजिक्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए शुरू कीजिए आधुनिक फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी। 1980 के बाद आधुनिक भौतिकी में सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रायोड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लेजर, वेजर, रेडार, सोनार, एक्सरे, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक फिजिक्स में इस सभी का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त 20वीं सदी के अंत तक अंतिम दशक में यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक में आईसीटी, टीवी और ब्लॉकचेन तकनीक का अध्ययन किया जाता है। आगे तो सेमीकंडक्टर पहला टॉपिक है। ऐसा पदार्थ जो न तो पूरी तरह चालक होता है और न के बराबर चालकता के गुण होता है, उसे क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर कहेंगे। याद रखिएगा, ऐसा पदार्थ जो न तो पूरी तरह चालक होता है और न के बराबर चालकता होता है, उसे क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर कहेंगे। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो महत्वपूर्ण अर्धचालक हैं जिनका बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। याद रखिए, सेमीकंडक्टर के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। आगे सिलिकॉन का उपयोग, याद रखिए सिलिकॉन का उपयोग कहाँ करते हैं? तो मेमोरी चिप बनाने में, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट में, और तीसरा सोलर प्लेट में जो है सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आगे जर्मेनियम का उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। जबकि अर्धचालक पदार्थ में ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध कम हो जाता है। अर्धचालक पदार्थ में ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध कम जाता है और चालकता बढ़ जाता है। याद रखिए, अर्धचालक में अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम जाएगा, जबकि चालकता बढ़ जाएगा। आगे डोपिंग क्या है? तो शुद्ध पदार्थ यानी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्ध मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने को क्या कहेंगे? डोपिंग कहा जाता है। आगे डोपिंग टेस्ट का संबंध नोट में है। डोपिंग टेस्ट का संबंध किससे है? खेल में शक्तिवर्धक दवा के टेस्ट से है। आगे ऊपर है नोट में है, ग्रीन इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। याद रखिएगा, ग्रीन इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। जबकि एलईडी का पूरा नाम क्या है? द लिक्विड क्रिस्टल डिवाइड। याद रखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस है। सॉरी, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो एलसीडी का नाम है लिक्विड, एल से लिक्विड, सी से क्रिस्टल, जबकि डी से डिवाइस है। जबकि एलईडी का पूरा नाम क्या है? तो लाइट इमिटिंग डायोड है। आगे अब दूसरा डायोड और ट्रायोड पढ़िए। तो पहला डायोड है। हाँ, एक ऐसा यंत्र है जो अर्धचालक से मिलकर बनता है। डायोड किससे बनता है? अर्धचालक से बनता है, जिसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज करता सबको याद रखे, फ्लेमिंग ने। डायोड का खोज किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। डायोड का खोज किसने? फ्लेमिंग ने किया था। जबकि डायोड का उपयोग एलईडी बनाने में किया जाता है। डायोड का उपयोग याद रखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, डायोड का उपयोग किसमें करते हैं? तो एलईडी बनाने में किया जाता है। आगे इसका मुख्य उपयोग, डायोड का मुख्य उपयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, डायोड का उपयोग मुख्य उपयोग कहाँ करते हैं? एसी को डीसी में बदलने में किया जाता है। एक मिनट आते हैं। हाँ चलिए, नोट में क्या है? तो एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और ट्रांसफार्मर के साथ इस उपयोग किया जाता है। यानी अल्टरनेटिव करंट का जो किस में उपयोग करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है। अल्टरनेटिव करंट का हर्ट्ज कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे नोट है, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एसी को डीसी बदलने के लिए रेक्टिफायर का, जबकि डीसी को एसी में बदलने के लिए इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है। डीसी को एसी। आगे डीसी को दूर तक भेजना संभव नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का ह्रास होता है और इसकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज होती है।
एसी का हर्ट्ज कितना 50 हर्ट्ज, जबकि डीसी का हर्ट्ज 0। आगे डीसी को बैटरी में संचित किया जाता है, डीसी को बैटरी में संचित किया जाता है, जबकि डीसी से एसी इन्वर्टर बदलता है। अब ये बताएं डीसी को एसी में कौन बदलता है? इन्वर्टर बदलता है। आगे एसी का उपयोग घरेलू उपयोग में, ट्रांसफार्मर में इत्यादि क्षेत्रों में किया जाता है। एसी का उपयोग कहाँ करते हैं? घरेलू में जितना बल्ब पंखा जितना सब जो एसी पे ही चलता है, और ट्रांसफार्मर में जो लाइन है उसमें क्या एसी करंट ही स्थित है। आगे डीसी का उपयोग आर्ट वेल्डिंग, याद रखिए डीसी करंट का उपयोग जो है आर्ट वेल्डिंग में, जो वेल्डिंग करता है। आगे बैटरी चार्जिंग में। तीसरा जनरेटर में जो है डीसी करंट का ही उपयोग किया जाता है। आगे डायोड का उपयोग अभी बताएं, डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं? एलईडी बनाने में। आगे अगला है ट्रायोड। डायोड के बाद कौन है? ट्रायोड। इसकी खोज फॉरेस्टर ने किया था। ट्रायोड का खोज किसने किया था? फॉरेस्टर ने किया था। याद रखिए ट्रायोड का खोज किसने किया था? फॉरेस्टर ने किया था। जबकि इसमें 3 टर्मिनल होता है। ट्रायोड में 3 टर्मिनल होता है। कौन कौन है? तो कैथोड है, एनोड है और ग्रिड है। याद रखिएगा ट्रायोड में 3 टर्मिनल कौन कौन है? कैथोड, एनोड और ग्रिड है। आगे ग्रिड का मुख्य काम धारा को नियंत्रित करना है। याद रखिएगा ग्रिड का मुख्य काम क्या है? धारा को नियंत्रित करना है। जबकि ट्रायोड का उपयोग एम्पलीफायर में किया जाता है। याद रखिए एम्पलीफायर का उपयोग कहाँ करते हैं? ट्रायोड, यानी एम्पलीफायर में किसका उपयोग करते हैं? तो ट्रायोड का उपयोग किया जाता है। ट्रायोड का उपयोग कहाँ करते हैं? एम्पलीफायर में करते हैं। जबकि यह अर्धचालक का नहीं बना होता है। याद रखिए ट्रायोड जो है अर्धचालक का नहीं बना होता है। आगे अब ये लेजर और मेजर। तो लेजर पहले देखिए, लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। याद देखिए लेजर का पूरा नाम क्या है? तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेजर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है। लेजर क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट है। इसकी खोज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रीमेनन ने किया था। ट्रीमेनन ने किया था। लेजर का खोज किसने किया था? ट्रीमेनन ने किया था। आगे इसका उपयोग सीडी में, पथरी के इलाज में, वेल्डिंग में लेजर का उपयोग किया जाता है। आगे अब ये मेजर का पूरा नाम माइक्रोवेव स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन है। माइक्रोवेव स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन किसका नाम है? तो मेजर का नाम है। इसका उपयोग मुख्य रूप से फोटोन के रूप में, और दूसरा उपयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है। याद रखिए मेजर का उपयोग कहाँ? ट्रांजिस्टर में और फोटोन के रूप में किया जाता है। आगे अगला टॉपिक है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, इसका उपयोग जो है विद्युत, इसका पढ़ना कैसे था? विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में उपयोग और हथियार की दृष्टि से इसको पढ़ना है। तो विद्युत उत्पादन में देखिए ऊर्जा के 2 क्षेत्र होते हैं। एक परंपरागत स्रोत, यानी ऊर्जा के 2 स्रोत हैं। पहला परंपरागत स्रोत और दूसरा, चलिए तो परंपरागत क्या है? तो इसके तहत कोयला, गैस, पेट्रोल आता है। यानी परंपरागत स्रोत में क्या आता है? कोयला, गैस, पेट्रोल आता है। इसे जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। परंपरागत स्रोत को जो है ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। यह पर्यावरण को प्रदूषित फैलाता है, यानी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इस संकट से निवारण के लिए अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा या वैकल्पिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यानी यही जो जीवाश्म ईंधन से निजात पाने के लिए अभी क्या नवीकरणीय ऊर्जा पे बल दिया जा रहा है। आगे इस कड़ी में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा एवं परमाणु ऊर्जा पे बल दिया जा रहा है। आगे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में स्रोत के रूप में रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यानी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में स्रोत के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ का किया जाता है। जबकि रेडियो एक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिससे ऊर्जा का स्वतः विखंडन होता है, उसे क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे। यह व्यावसायिक तौर पर दो तकनीक पर आधारित होता है। यानी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो है व्यावसायिक तौर पर 2 तकनीक पर आधारित होता है। पहला विखंडन तकनीक और दूसरा संलयन तकनीक। तो पहले विखंडन तकनीक क्या है? तो इस तकनीक में भारी नाभिक 2 भाग में टूटता है,
जिससे दो ऊर्जा उत्पन्न होता है वह विखंडन ऊर्जा है। परमाणु बम इसी विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जबकि संलयन तकनीक क्या है, तो जब दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण करता है वो क्या है, तो संलयन अभिक्रिया। जैसे कि हीलियम हीलियम मिलकर क्या बनेगा, हाइड्रोजन का निर्माण करेगा, जो कहाँ घटना घटती है, सूर्य का प्रकाश। हाँ, तो याद रखिएगा नाभिकीय संलयन की घटना कहाँ होती है, सूर्य के प्रकाश। आगे संलयन का उदाहरण कौन कौन है, तो हाइड्रोजन बम और तारों का ऊर्जा, ये क्या है। जबकि हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे आधारित है। याद रखिएगा हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पे आधारित है। परमाणु बम नियंत्रित विखंडन। आगे अब नोट, संलयन तकनीक में रेडियो सक्रियता की मात्रा शून्य हो जाती है। संलयन तकनीक में रेडियो सक्रियता की मात्रा शून्य हो जाती है, इसीलिए यह स्वच्छ ऊर्जा के उदाहरण है। याद रखिएगा संलयन तकनीक में रेडियो सक्रियता की मात्रा शून्य हो जाती है, इसीलिए यह स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है। परमाणु बम से अधिक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम होता है, क्योंकि संलयन की क्रिया में ऊर्जा अधिक मुक्त होता है। संलयन की क्रिया में ऊर्जा अधिक मुक्त होता है। जबकि संलयन और विखंडन तकनीक का व्यावसायिक उपयोग के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया, 1948 में किया गया। जबकि इसी कड़ी में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग और BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। याद रखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब किया गया, 1954 में। कहाँ, तो ट्राम्बे मुंबई में। आगे इसके अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान के लिए कई अनुसंधान रिएक्टर का भी विकास किया गया। जैसे सबसे पहला कौन था, अप्सरा। सबसे पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कौन था, अप्सरा। जबकि दूसरा जो सबसे पहला है, याद रखिए सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, अप्सरा है। जबकि दूसरा साइरस, तीसरा ध्रुवा, चौथा पूर्णिमा, पांचवा कामनी और छठा नवीनतम भवानी। याद रखिए नवीनतम भवानी परमाणु रिएक्टर है, जबकि सबसे पहला कौन है, अप्सरा है। आगे अब नाभिकीय रिएक्टर, यह एक ऐसी संयंत्र है जिसमें दोनों तकनीक का उपयोग कर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। यानी दोनों तकनीक मतलब क्या, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। आगे नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित घटक होता है, जैसे कि पहला ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, तो परमाणु ऊर्जा के पहले चरण में याद रखिएगा यूरेनियम आधारित ऊर्जा उत्पादन शुरू किया गया है और इसके उपयोग के लिए 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र अमेरिका के सहयोग से खोला गया। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब परमाणु ऊर्जा के पहले चरण में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम आधारित ऊर्जा उत्पादन शुरू किया जाता है और इसके उपयोग के लिए 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में परमाणु ऊर्जा केंद्र अमेरिका के सहयोग से बनाया गया। आगे नोट है, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का पहला स्टेज यूरेनियम पर आधारित होता है, अभी पढ़े हैं। आगे अब परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दूसरा चरण प्लूटोनियम पर आधारित होता है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का दूसरा चरण किस पे आधारित होता है, प्लूटोनियम पे आधारित होता है। जबकि इस कड़ी में देश में 12 संयंत्र निर्माणाधीन हैं और 23 संयंत्र निर्मित और एक संयंत्र प्रस्तावित, जो जैतपुर महाराष्ट्र वाला जो है फ्रांस के सहयोग से जो है प्रस्तावित है। आगे याद रखिएगा, जबकि निर्माणाधीन संयंत्रों में कुडनकुलम रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था, जबकि 23 निर्मित संयंत्रों में महत्वपूर्ण कैगा कर्नाटक में है, जबकि काकरापारा गुजरात में और पोटा उल्लेखनीय है। आगे याद रखिए कैगा कहाँ, कर्नाटक में, काकरापारा गुजरात में, कुडनकुलम तमिलनाडु में। आगे नोट आइए, इस चरण में नाभिकीय हथियार का उपयोग प्लूटोनियम के कारण ही की जाती है। याद रखें नाभिकीय रिएक्टर में जो हथियार के रूप में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, प्लूटोनियम का ही उपयोग किया जाता है। आगे परमाणु ऊर्जा का तीसरा चरण थोरियम पर आधारित है। परमाणु ऊर्जा का तीसरा चरण क्या है, थोरियम पर आधारित है। उल्लेखनीय है कि थोरियम का प्रचुरता भारत में अधिक है और यह तीव्र विखंडन नहीं करता है। थोरियम का जो है भारत में भंडारण अधिक है, लेकिन यह तीव्र विखंडन नहीं करता है।
इसके एस क्या है? मोनोजाइट है। थोरियम का एस क्या है? मोनोजाइट। मोनोजाइट है। जबकि तीसरे चरण में तमिलनाडु का मानवला कुरुचि महत्वपूर्ण काम कर रहा है। यानी थोरियम पे जो है कौन सा, तमिलनाडु का जो मानवला कुरुचि जो है रिएक्टर जो है परमाणु रिएक्टर जो काम कर रहा है, थोरियम आधारित। कजीबो का थोरियम जो तीसरा चरण ईंधन है, नाम होते हाँ, उसका जो परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर है मानवला कुरुचि। मानवला कुरुचि जो रिएक्टर जो है तमिलनाडु में, वो किस पे आधारित है? तो थोरियम पे आधारित है। यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। हाँ, पहले चरण में यूरेनियम का, दूसरे चरण में प्लूटोनियम का, तीसरे चरण में थोरियम का। प्लूटोनियम पर कहाँ से डाले? प्लूटोनियम जो है वो इसे क्या कहते हैं, हथियार बनाने में। कहाँ छे कहाँ वो डाले? महाराष्ट्र। अब भाई अगला टॉपिक है, अगला है नाभिकीय रिएक्टर का मंदक। मंदक की सहायता से न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित रखा जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट, भारी जल की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है। मंदक के रूप में किसका? भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। जबकि भारी जल यानी D2O का खोज किसने किया था? यूरे और वाशवन। यूरे और वाशवन, याद रखिएगा। यूरे और वाष्प। हाँ, यूरे और वाष्पन ने D2O का खोज किया था, यानी भारी जल का खोज किया था। आगे, भारी जल का पहला संयंत्र भारत में पंजाब के नांगल में खोला गया था। याद रखिए, भारी जल का पहला संयंत्र कहाँ खोला गया था? पंजाब के नांगल में खोला गया था। आगे, अगला है नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसको उपयोग करते हैं? तो नाभिकीय संयंत्र में शीतलक का उपयोग तापमान को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, जिसमें लिक्विड सोडियम और भारी जल और उबला हुआ जल का उपयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में किसका किसका? तो लिक्विड सोडियम, भारी जल और उबला हुआ जल का उपयोग जो है शीतलक के रूप में किया जाता है। जबकि नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम और बोरोन का क्षार का उपयोग किया जाता है। कैडमियम और बोरोन का क्षार का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। मंदक के रूप में। हाँ, आगे, अब ये उपयोग यानी नाभिकीय रिएक्टर का उपयोग यहाँ से ऊपर नहीं डाला। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का बिजली उत्पादन के साथ साथ नाभिकीय औषधि क्रियाओं के क्षेत्र में जो है खाद्य संरक्षण और रेडियो आइसोटोप्स के माध्यम से विभिन्न बीमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे, नाभिकीय औषधि में फास्फोरस 32 का उपयोग रक्त विकार में किया जाता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, फास्फोरस 32 का उपयोग किसमें करते हैं? तो रक्त विकार में उपयोग किया जाता है। जबकि आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि में विकार को दूर करने के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 का उपयोग किसमें करते हैं? तो आयोडीन 131 का थायराइड ग्रंथि में विकार को दूर करने के लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। जबकि कोबाल्ट 16 से चूंकि गामा रे निकलता है, इससे कैंसर का इलाज किया जाता है। कोबाल्ट 16 से कौन सा किरण निकलता है? गामा के। हाँ, कोबाल्ट 16, कोबाल्ट 16। वही कोबाल्ट 16 यानी 16 16। से क्या नहीं, गामा रे निकलता है, जिससे क्या कैंसर का इलाज किया जाता है। आगे, कोबाल्ट 16 है। अगला टॉपिक है भारत के नाभिकीय परीक्षण। भारत में सबसे पहला नाभिकीय परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसे स्माइलिंग बुद्धा नाम से जाना गया। आगे, यानी दूसरा परीक्षण 1998 में पोखरण में ही किया गया। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसे ऑपरेशन शक्ति 98 के रूप में जाना गया। इस चरण में भिन्न भिन्न रूपों में सात टेस्ट किया गया था। यानी इस जो है नाभिकीय परीक्षण किया गया था, उस समय 7 परीक्षण किया गया था। आगे, अब ये अन्य बातें। 6 अगस्त 1945 की घटना को हिरोशिमा पर यूरेनियम 235 युक्त परमाणु बम और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में प्लूटोनियम 239 ईंधन का उपयोग किया गया था। 6 अगस्त को कौन? तो यूरेनियम 235, जबकि 9 अगस्त को क्या? तो प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया गया था। आगे, चेरनोबिल दुर्घटना 1986 में यूक्रेन में हुआ था। चेरनोबिल घटना कब? तो 1986 में यूक्रेन में। जबकि फुकुशिमा घटना 2011 में जापान में। फुकुशिमा की दुर्घटना कब हुआ था? 2011 में जापान में। चेरनोबिल याद रखिए, भी अच्छा क्वेश्चन है। 1986 में यूक्रेन में। आगे, जबकि निम्नलिखित महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। जबकि कल्पाक्कम तमिलनाडु में और कुडनकुलम तमिलनाडु में। आगे, अब ये अंतरिक्ष कार्यक्रम। अगला टॉपिक है अंतरिक्ष कार्यक्रम। वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग को अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत
1963 में हुआ। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआत कब हुआ? 1963 में हुआ, जब भारतीय अंतरिक्ष समिति बनाई गई थी। आगे, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के विक्रम साराभाई, जबकि परमाणु कार्यक्रम का श्रेय जो है होमी जहांगीर भाभा को जाता है। याद रखिए, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाना जाता है। 1969 में, याद रखिएगा, 1969 में इसरो की स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में। 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में उसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। आगे, 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया। याद रखिए, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब किया गया? 1972 में। आगे, इसी कड़ी में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा में खोला गया। इसी कड़ी में जो श्रीहरिकोटा में भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र खोला गया। नोट, थुम्बा रॉकेट केंद्र कहाँ है? केरल में। थुम्बा रॉकेट केंद्र कहाँ है? केरल में। जबकि फिजिकल रिसर्च लैब सेंटर कहाँ है? तो अहमदाबाद में। फिजिकल रिसर्च लैब सेंटर कहाँ है? अहमदाबाद में। आगे, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सबसे विशिष्ट उपलब्धि 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट था, जिसकी लॉन्चिंग कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। आगे, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम था। याद रखिए, विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक प्रथम था। जबकि विश्व का सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थी। याद रखिएगा, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन था। जबकि पहला महिला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो वेलेन तेरेस्कोवा था। विश्व का पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वेलेन तेरेस्कोवा थी। जबकि भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा था। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? राकेश शर्मा था। जबकि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। जबकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। आगे, अब ये नोट है, पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो डेनिस टीटो। पहला अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टीटो था। जबकि 1975 के सफलता से प्रभावित होकर इसरो ने 4 क्षेत्र में अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जैसे 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया, उसी के सफलता से प्राप्त होकर 4 क्षेत्र में अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया। पहला, जियो स्टेशनरी यानी भू स्थैतिक कक्ष। यह भूमध्य रेखा का परितह है। यह क्या है? तो भूमध्य रेखा का परितह है। 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। यानी जियो स्टेशनरी कहाँ है? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। और इसका समय अंतराल जो है 24 घंटा है। इसका समय अंतराल कितना है? 24 घंटा है। जबकि पश्चिम से पूरब की ओर ये घूमता है। आगे, नहीं, जियो स्टेशनरी। इसी कड़ी में, हाँ, इसी कड़ी में इस कक्ष में स्थापित करने के लिए 1982 में INSAT फर्स्ट ए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इनसेट फर्स्ट ए कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में कालांतर में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की भी शुरुआत 1988 में हुआ। तो याद रखिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ स्थापित है? तो जियो स्टेशनरी में ही स्थापित है। कब किया गया? तो 1988 में किया गया। आगे, अगला ध्रुवीय कक्ष उपग्रह। इसको नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है। आगे, तीसरा है प्रक्षेपण यान तकनीक और ध्रुवीय पॉल यानी लॉन्च। इस कड़ी में 3 लॉन्च व्हीकल महत्वपूर्ण है, जैसे PSLV, GSLV और RLV। नोट, विकास के दृष्टि से SLV सबसे आरंभ का है। SLV क्या है? तो सबसे आरंभिक है। जबकि PSLV क्या है? तो इसमें 4 ईंधन चरणों वाली प्रक्षेपण यान है। 4 ईंधन चरणों वाली प्रक्षेपण यान है, जिसमें पहला और तीसरा चरण HTPV ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। जबकि दूसरे और चौथे चरण में N2O4 का उपयोग किया जाता है। आगे, PSLV में विकास इंजन का उपयोग किया जाता है। ये भी याद रखा, PSLV में कौन सा इंजन का उपयोग करते हैं? विकास इंजन का प्रयोग किया जाता है। जबकि अब तक PSLV का 59 श्रृंखला हो चुका है, जिसमें से मात्र जो है 2 ही असफल हुआ है। 57 को सफल हो चुका है। आगे, तो इनमें PSLV C11 से
चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था, जबकि PSLV C-25 से मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था, और PSLV C-57 से अभी हाल ही में आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। थैंक्स फॉर एक्टिव। यानी कहने का मतलब अब तक जो है PSLV का 59 को लॉन्चिंग कर चुका है, जिसमें से 2 असफल रहा है, जिसमें से PSLV C-11 से चंद्रयान प्रथम लॉन्च किया गया था, जबकि PSLV C-25 से मंगलयान और PSLV C-57 से अभी हाल ही में 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 लॉन्च किया गया। आगे अगला है GSLV। इसका पूरा नाम जियो सिक्रोन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। जियो सिक्रोन्स सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। इसी व्हीकल में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, जबकि PSLV में विकास इंजन का। PSLV में क्या विकास इंजन का, जबकि GSLV में कौन सा इंजन, तो क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन निम्न ताप यानी -250 डिग्री सेल्सियस पे भी काम करता है, जो किस में लगा है, मंगलयान में लगा हुआ है। मंगलयान में कौन सा इंजन लगा हुआ है, क्रायोजेनिक इंजन। आगे सॉरी मंगलयान नहीं, चंद्रयान जो हाल ही में जो लॉन्च किया गया था उसमें जो क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। अब ये RIV का पूरा नाम क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसका पूरा नाम क्या है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। भारत में हाल ही में RLV तकनीक का विकास किया जा रहा है, जिसमें स्क्रेन जेट इंजन लगा हुआ था। देखिए यहाँ RLV में कौन सा इंजन, तो स्क्रेन जेट इंजन लगा होता है, जबकि क्रायोजेनिक इंजन GSLV में और विकास इंजन PSLV में। आगे अब अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम। अंतरिक्ष अनुसंधान के तहत चंद्रयान प्रथम 2008 में, जबकि मंगलयान 2013 में और गगनयान 2023 में नहीं, 2023 में हाल ही मैंने किया है, जबकि आदित्य L1 जो है 2025 इसका लक्ष्य था, लेकिन जो 2023 में ही 2 सितंबर 2023 को लॉन्च कर दिया गया। 2 सितंबर 2023 को, जबकि चंद्रयान नहीं 2 ही सितंबर। चंद्रयान 2 का लैंडर और रोवर का नाम क्या था, विक्रम और प्रज्ञान है। आगे अब चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था, जबकि इसका लैंडिंग कब हुआ, 23 अगस्त 2023 को जो है लैंड किया गया था। जहां लैंड किया गया उस जगह को किस नाम से जाना गया, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम खत्म हुआ। अब आइए सूचना प्रौद्योगिकी, लास्ट आधुनिक फिजिक्स का लास्ट चैप्टर। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर पूरे विश्व एक गांव के रूप में मार्क वोहन के शब्दों में परिणत हो गया है। याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर पूरे विश्व एक विशाल गांव के रूप में मार्क वोहलर के शब्दों में परिणत हो गया है। किसने कहा था जो पूरे विश्व जो है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर एक गांव के रूप में विकसित है, तो मार्क वोहलर ने, मार्क लोहान ने। आगे सूचना तकनीक के 2 प्रकार हैं, एक उपक्रम और दूसरा माध्यम। उपक्रम क्या है, जो सूचना को जन्म देता है उसे उपक्रम कहते हैं, जिसके 3 भाग है, कंप्यूटर, मोबाइल और टीवी। जबकि माध्यम क्या है, तो जो सूचना को फैलाता है उसे क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे। इसके भी 2 भाग है, एक तार युक्त और दूसरा तार रहित। जैसे कि वाईफाई, लाईफाई, ये सब क्या है, तार युक्त है। कोई वाईफाई के बाद क्या है, तार नहीं है, तार रहित है। आगे अब एक कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, गणना करना है, जिसकी खोज या पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का खोज किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। जबकि कंप्यूटर के 3 प्रकार होते हैं। कंप्यूटर के कितने प्रकार, 3 प्रकार होता है। पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे सामान्य कंप्यूटर के 2 प्रकार हैं। सामान्य कंप्यूटर के 2 प्रकार हैं, पहला पीसी कंप्यूटर और दूसरा एससी कंप्यूटर। यानी पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, एससी मतलब सुपर कंप्यूटर। आगे कंप्यूटर के 2 भाग है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है, तो कंप्यूटर से जुड़ी हुई सभी यंत्र हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कि मदरबोर्ड, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जबकि हार्डवेयर का कीबोर्ड जो है सूचना निर्देश देता है, माउस भी जो है सूचना निर्देश देता है। आगे अगला है मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, तो ये भी जो हार्डवेयर ही है, ये आउटपुट डिस्प्ले करता है।
जबकि प्रिंटर क्या है, जो परिणाम है उसे प्रिंट करता है। प्रिंटर क्या करता है, जो परिणाम रहेगा उसको प्रिंट करेगा। जबकि भारत हार्डवेयर में पीछे है, क्योंकि इसमें पूंजी और तकनीक की जरूरत पड़ती है। आगे कुछ प्रमुख हार्डवेयर जैसे कि HCL, विप्रो, लेनेवो, महिंद्रा, डेल, ये सब क्या है, तो प्रमुख हार्डवेयर सब हैं। आगे अब ये सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को संचालित करने के लिए निर्मित प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके दो भाग हैं, पहला OS कंप्यूटर और दूसरा AS कंप्यूटर। OS कंप्यूटर क्या है, तो OS कंप्यूटर का OS का पूरा नाम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि AS का पूरा नाम क्या है, एप्लीकेशन सिस्टम। OS सॉफ्टवेयर के दो भाग हैं। OS सॉफ्टवेयर के दो भाग है, पहला कार्य विशेष और दूसरा ग्राहक विशेष। तो कार्य विशेष में क्या है, तो कार्य विशेष आगे पढ़ेंगे, पहले देखिए। अति महत्वपूर्ण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का संबंध महत्वपूर्ण भाग विंडो और लिनक्स है। ऑपरेटिंग ऑटोमेटिक है, जो मोबाइल खुलता देखते हैं विंडो और लिनक्स आता है। विंडो 7 है कंप्यूटर में, तो याद रखिए मोबाइल में लिनक्स का उपयोग किया जाता है। जो मोबाइल खुलता है तो लिनक्स के माध्यम से खुलता है, जबकि कंप्यूटर खुलता है तो विंडो के माध्यम से खुलता है। आगे विंडो 11 से। हाँ, आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कार्य विशेष संबंधित है, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी विशेष है, जैसे कि MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सब क्या है, तो कार्य विशेष एप्लीकेशन है। इसमें कार्य किया जाता है, जितना भी कार्य सब तो इसी में किया जाता है। आगे ग्राहक विशेष सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं, जैसे ICTR, जबकि दूसरा RBI का मनी ऐप, तीसरा रूपी ऐप, ये सब क्या है, तो ग्राहक विशेष के लिए जो है एप्लीकेशन तैयार किया गया है। आगे मनी ऐप RBI के द्वारा दृष्टिबाधित एप्लीकेशन एप्लीकेशन है जो पैसे को पहचानने में सहयोग देता है, यानी जो दृष्टिबाधित है उसको जो है मनी ऐप जो है पैसा पहचानने में मदद करता है। मनी ऐप जो RBI लॉन्च किया है वो दृष्टिबाधित है, उसको जो है पैसा पहचानने में मदद करता है। जबकि रूपी ऐप सबसे तेज भुगतान प्रणाली है। आगे अब रैम का पूरा नाम क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर की स्मृति, डाटा, प्रोग्राम इत्यादि अस्थायी रूप से संचित रखता है। ये बंद होने से पहले अगर सेव नहीं करेंगे तो ये बंद होगा तो ये उड़ जाएगा। आगे इसे हम सुधार सकते हैं और कंप्यूटर बंद हो जाने पर यह समाप्त हो जाता है। आगे अब रोम में आइए। रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। यह अस्थायी होता है। यह क्या होता है, अस्थायी होता है। कंप्यूटर वायरस मानव निर्माण विध्वंसनात्मक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अंदर पहुंचकर डाटा को नष्ट करता है। इसके लिए एंटीवायरस कंप्यूटर में दिया जाता है। इसके लिए जो एंटीवायरस दिया जाता है। आगे नोट या चर्चित कंप्यूटर वायरस पर नजर रखें। पहला जैसे कि रैमसनवेयर, दूसरा ट्रोजन हॉर्स, ये सब क्या है, तो चर्चित एंटीवायरस है। आगे रैमसनवेयर और ट्रोजन हॉर्स, ये सब क्या है, तो एंटीवायरस है। आगे अब अन्य बातें। इनपुट डिवाइस क्या क्या है, कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस कौन कौन है, तो माउस है, कीबोर्ड है। हाँ, तो इनपुट है, अंदर माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, MICR है। MICR का पूरा नाम क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। जबकि वेब कैमरा है और इत्यादि बायोमेट्रिक डिवाइस है। ये सब क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। जबकि आउटपुट डिवाइस में कौन कौन है, तो मॉनिटर है, प्रिंटर है और विंडो डिस्प्ले, सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब ये नोट है सुपरबग। सुपरबग क्या है, तो तेल खाने वाले जीवाणु हैं जो समुद्री पर्यावरण को बेहतर बनाता है। याद रखेगा, सुपरबग क्या है, तो तेल खाने वाला जीवाणु है जो समुद्री पर्यावरण को बेहतर बनाता है। आगे IC का पूरा नाम क्या है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट है। IC का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। कंप्यूटर में IC चिप लगाए जाते हैं। कंप्यूटर में क्या लगाया जाता है, IC चिप लगाया जाता है जो सिलिकॉन का बना होता है। आगे OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर है। जबकि 1 बाइट बराबर 8 बीट होता है। 1 बाइट बराबर क्या होता है, 8 बीट होता है। जबकि 1 किलो बाइट बराबर क्या होता है, 1024 बाइट होता है।
याद रखिए 1 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1024 मीटर। 1024 बाइट होता है, जबकि 1 मेगाबाइट बराबर 1024 केबी होता है, जबकि 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगावाट होता है। 1 गीगावाट बराबर 1024 मेगावाट होता है। आगे डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब है। इसकी खोज टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली ने किया था। जबकि CAD का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। CAD का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। जबकि HLL हाई लेवल लैंग्वेज है। HLL का पूरा नाम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। जबकि ALU का पूरा नाम अल्टमेटिक लॉजिक यूनिट है। अल्टमेटिक लॉजिक यूनिट है। जबकि बेसिक का पूरा नाम बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। याद रखिएगा, यानी बेसिक का पूरा नाम क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। आगे अब ये कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल का पूरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जबकि फोर्ट्रन क्या है? तो फार्मूला ट्रांसफर है। फोर्ट्रन का पूरा नाम क्या है? तो फार्मूला ट्रांसलेशन है। जबकि HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्केट लैंग्वेज है। HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। जबकि HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। अब ये लास्ट चैप्टर है सुपर कंप्यूटर। आधुनिक फिजिक्स का लास्ट चैप्टर सुपर कंप्यूटर, बस लास्ट टाइम। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसकी गति 500 मेगा फ्लक्स और जिसकी मस्तिष्क की क्षमता 52 MB होता है, उसे क्या कहेंगे? सुपर कंप्यूटर कहेंगे। याद रखिएगा, जैसे कि अमेरिका का फ्रंटियर जो पहला अभी तक जो है सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है, जबकि दूसरा फुकागो, तीसरा लीमा और चौथा समीर। जबकि भारत का जो परम प्रवेश जो है सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण है। याद रखिए, भारत का कौन सा सुपर कंप्यूटर है? परम सीरीज का है। आगे भारत में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का विकास CDEC पूना ने परम श्रृंखला में किया था। अभी पढ़े हैं, किसने किया था? तो CDEC वाले ने। आगे सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ, यानी CDEC का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर। CDEC का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर CDEC का पूरा नाम है। जबकि इसरो का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? सागा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, सागा। इसरो का सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? सागा है। जबकि DRDO का पूरा सुपर कंप्यूटर का नाम पेस। DRDO का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? पेस है। जबकि बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का क्या है? अनुपम है, जो तैयार है। जबकि नाल का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो बेंगलुरु का है, जो फ्लो सॉल्वर तैयार किया है। याद रखिएगा, नाल किसका है? तो बेंगलुरु का है, यानी नेशनल एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलुरु जहाँ है, उसका कौन सा है सुपर कंप्यूटर? तो फ्लो सॉल्वर जो तैयार है। यानी नाल का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्लो सॉल्वर है। बस नाल का सुपर कंप्यूटर कौन है? फ्लो सॉल्वर है। आगे नोट नवीनतम सुपर कंप्यूटर पे नजर रखें। उपयोग क्या है? तो मौसम पूर्व अनुमान के लिए अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा आदि सभी क्षेत्रों के सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आगे अब इंटरनेट, कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है। यानी कंप्यूटर एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट का विकास विश्व स्तर पर 1960 में प्रारंभ हुआ, जबकि भारत में 1995 में प्रारंभ हुआ। इंटरनेट भारत में कब से प्रारंभ है? 1995 से प्रारंभ है। जबकि भारत में 65% जनसंख्या तक इंटरनेट की पहुंच हो गई है। भारत में 65% जनसंख्या तक जो इंटरनेट पहुंच हो चुकी है। जबकि मोडेम क्या है? तो इंटरनेट के आधार में मोडेम भी है, अर्थात इसका पूरा नाम मेडुलेटर ही है, डीमोडुलेटर है। याद रखिएगा, मोडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर एंड डीमोडुलेटर है। आगे इंटरनेट का उपयोग बहुआयामी है, जैसे ई कॉमर्स में क्या है?
ई कॉमर्स के 3 रूप निम्नलिखित रूप है, जैसे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, जिसका उदाहरण कौन है, अलीबाबा। जबकि B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, तो बिजनेस टू कंज्यूमर है। जबकि C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी OLX क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। जबकि C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेसमैन, जैसे कि E-नेम यानी E-नेम का पूरा नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जो C2B है। आगे अब ई गवर्नेंस क्या है, तो प्रशासन में जब इंटरनेट और अन्य साधनों का उपयोग किया जाता है तो उसे ई गवर्नेंस के नाम से जानते हैं, जिसमें मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा के सुधार से संबंधित महत्वपूर्ण कदम है। याद रखिए, मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है, तो सिविल सेवा के से संबंधित महत्वपूर्ण पहल है। जबकि जैसे कि डिजी लॉकर, दर्पण और प्रगति, ये सब क्या है, तो ई गवर्नेंस का उदाहरण है। आगे अब ये मोबाइल सूचना प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय संसाधन है, जिसे सेल्युलर फोन के रूप में जाना जाता है। सबसे लोकप्रिय क्या है, मोबाइल ही है। आगे मोबाइल का वर्तमान में 5वां जनरेशन यानी 5G कार्यरत है। जबकि 1979 में शुरू जापान से मोबाइल आज 5वां जनरेशन पहुंच चुका है। याद है कि मोबाइल की शुरुआत कब से हुआ, तो जापान में 1979 से प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान में 5वां पीढ़ी तक पहुंच गया है। आगे विश्व का प्रथम 5G शुरुआत जापान ने ही किया था, जबकि भारत में 13 शहरों में हाल ही में 1 अक्टूबर 2023 को प्रारंभ हुआ है। भारत में जो है 5G कब से शुरुआत हुआ, 1 अक्टूबर 2023 से। लास्ट अन्य बातें, WLL का पूरा नाम वायरलेस लोकल लूप है। WLL का पूरा नाम क्या है, तो वायरलेस लोकल लूप है। जबकि OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। याद रखिएगा, OCR का पूरा नाम क्या है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। जबकि FAX का पूरा नाम फैसिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स है। FAX का पूरा नाम क्या है, तो फैसिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स है। जबकि DOS का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS का पूरा नाम क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूलर है। याद रखिएगा, सिम का पूरा नाम क्या है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल्स है। क्वेश्चन पूछा था, सिम का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। जबकि आजकल चिप का उपयोग सिलिकॉन की जगह गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग किया जाता है और प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड क्या, प्रोटीन का उपयोग जो है आजकल जो है, यानी चिप में जो पहले सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, उसके जगह आजकल जो है गैलियम आर्सेनाइड और प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, और इसे जो है बायोचिप के नाम से जाना जाता है। आगे Y2K संकट, अच्छा क्वेश्चन है भी। Y2K संकट का संबंध कंप्यूटर की तारीख संबंधित समस्या से था, जिसे मिलिन बग भी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, Y2K या मिलिन बग क्या था, तो कंप्यूटर के जो है दिनांक बदलने की समस्या को कहा जाता है। Y2K या मिलिन बग। आगे हाँ, जबकि ATM का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, जिसकी खोज शेफर्ड बर्नस ने किया था। ATM का खोज किसने, शेफर्ड बर्नस ने किया था। जबकि गूगल एक सर्च इंजन है, जिसकी खोज लैरी पेज और सार्गेइस ने किया था। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G पीढ़ी का कंप्यूटर है, वही इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G पीढ़ी का कंप्यूटर है, जो रोबोट है। इस तरह आधुनिक फिजिक्स भी यहाँ समाप्त होता है और फिजिक्स का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।